वेस्ट बैंक नाब्लस में जबरदस्त हमास ने ऑपरेशन किया है। 3 सेटलर्स मार गिराए हैं। और वो कहां जा रहे थे? वो सेंट जोसेफ्स की टूम वहां पर है वेस्ट बैंक में, जेरूसलम के पास। उसको छेड़ने जा रहे थे। इनफैक्ट नाब्लस में, जेरूसलम के पास नहीं, नाब्लस में जा रहे थे। उनको सीधे वो कार में जा रहे थे, कार में गोली मारी। अवनीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। 11 दिसंबर 2024, ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन जितने गम के बादल हैं वो सब के सब उठ गए। नया तेवर हमारे सामने आ गया। कल मैं भी डिप्रेस था। आज की पूरी सिचुएशन आप देखिए। इतना मारा है हमास ने, इतनी बार मारा है। इजराइल ने भी मारा है, लेकिन वो सिविलियंस को मारा है। करीब 121 सिविलियंस करीब घायल हैं और करीब 39 to 40, अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं आई है, सिविलियंस मारे गए हैं। और जबलिया में एक जबरदस्त ब्लास्ट इजराइल ने किया। लेकिन उस ब्लास्ट से क्या होगा? जब तुमने यहां पर जो गाजा के अंदर से बहुत दिनों बाद फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने रॉकेट छोड़े जो कि सेंट्रल गाजा में जाके एक्सप्लोड किए तेल अवीव के पास। और दूसरी बात आपको बताएं कि जो एक वहां पर ब्रेन ब्राका एक जगह है तेल अवीव से के पास, वो हरीदीस का सेंटर है, जूइश हरीदीस का। वहां पर रैमिंग ऑपरेशन हो गया और ऐसे पूरे जा रहे हैं लोग। इजरायली टाउन है वो, ऐसे जा रहे हैं, यहां से आ रही है बड़ी सी बात, उसको ऐसे एकदम से मुड़ी धाड़ से मार दिया। और ये देखिए पूरे जो वेस्ट बैंक गाजा में एक नई स्फूर्ति मिली है लोगों को ये लग। अच्छा आप देखिए खमैनी साहब का आज उनकी स्पीच। खमैनी साहब ने अपनी स्पीच में जो खामैनी, क्योंकि भाई मैं खामैनी कहता हूं, कुछ लोग सोच लेते मैं वो जो इनके प्रीडिसेसर थे खुमैनी, उनकी बात कर रहा हूं। नहीं, खामैनी साहब, उनके बारे में तरह तरह की अफवाहें आ रही थी कि उनके साथ ये हो गया है, वो हो गया है और वो पीछे हट गए हैं और ऐसी चीजें। नेतन्याहू के जो एक मुंह में एक चेहरे पे, नेतन्याहू के चेहरे पे जो एक कॉन्फिडेंस आया था और जो एक स्वैग आया था, जिसको कहते हैं ना, नेतन्याहू का एक स्वैग है, उस स्वैग से करेंगे स्वागत, जो सलमान खान का गाना, उसके चेहरे पे स्वैग आ गया था सीरिया की घटनाओं के बाद। वो स्वैग आज खत्म हो गया। खमैनी साहब ने खुल के कहा, उन्होंने कहा कि जो हुआ है, अमेरिका और इजराइल ने बकायदा कमरे में बैठ के मैप बना के उसको किया है और उसमें टर्की का सीधे सीधे हाथ है। ये सारी बातें खमैनी साहब ने कही। और उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने ये भी कहा कि अभी जो हुआ है सीरिया में, देखिए सब लोग कह रहे हैं कि सीरिया में जो हुआ, चलो ठीक है, एचटीएस अच्छी नहीं है, आतंकी है ये, लेकिन जनता के अरमान, भाई जनता कुछ चाहती थी, लेकिन जनता, देखिए उसमें अभी इतिहास बताएगा, मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा जनता की, क्योंकि जनता की भूमिका उस तरह से नहीं थी। लेकिन खमैनी साहब ने आज बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दी। उन्होंने यह कह दिया कि सीरिया में का जो क्रांतिकारी युवा है, वो जो अभी रिजीम आई है उसको उखाड़ फेंकेगा, यह कह दिया उन्होंने। मतलब इसका समझते हैं आप? मतलब इसका यह है कि जैसे पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस है, इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ पैलेस्टाइन, जैसे हमास है, इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ लेबनान, हिजबुल्ला, उसी तरीके, और ये इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ इराक जो पूरी पीएमयू फोर्सेस है, उसी तरीके से इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ सीरिया पैदा होने जा रहा है, जो इस एक ब्रॉड शिया, जो मैं कल कह रहा था कि शिया सुन्नी फ्रेमवर्क सबको साथ लेके, क्रिश्चियंस भी, ड्रूज भी, जो भी आना चाहे, अलावाइट्स भी, जैसे लेबनान में है, जैसे हिजबुल्ला में सभी लोग हैं, तो उसी तरीके से सीरिया में एक रेजिस्टेंस फोर्स, सीरिया समझ लीजिए 70% सुन्नी है। अगर ईरान ने वहां पर रेजिस्टेंस फोर्स बना दी तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि सुन्नी एक एरिया में इस तरह की रेजिस्टेंस फोर्स, जो ईरान के लीडर खुमैनी साहब जो थे, जो अब गुजर गए, उनकी आइडियोलॉजी पे बेस्ड इस तरह की अगर एक रेजिस्टेंस फोर्स सीरिया में खड़ी हो गई, जिसका साफ इशारा खमैनी साहब ने किया आज, तो उसके बाद पूरा का पूरा एरिया फिर से क्रांतिकारी, जो देखिए पेंडुलम प्रति क्रांति की, काउंटर रेवोल्यूशन की तरफ घूमा था, वो फिर से क्रांति की तरफ घूम गया। एक स्पीच ने खमैनी साहब की, जबकि हम लोग ये सोच रहे थे कि वो ये अनाउंस करेंगे कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, ये सारी चीजें, लेकिन देखिए उन्होंने पॉलिटिकल भाषण दिया, उन्होंने बिल्कुल पॉलिटिकल भाषण दिया। उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने जो सीरियन में जो बशर असद और उनके फादर की जो रिजीम थी, उसकी आलोचना भी की, कहा कि उसने बहुत सारी चीजें हमारी नहीं सुनी
और अंत में यह स्थिति आ गई थी कि जो सीरियन अरब आर्मी है उसमें अमेरिकन और मोसाद एजेंट्स घुसे हुए थे। और एक वीडियो भी आया सामने जिसमें एक रशियन एक ऑफिसर गाड़ी चला रहा है, वहां से करीब 5,000 सीरियन अरब आर्मी के सोल्जर्स वापस आ रहे, वो लड़े ही नहीं। वही मैंने जो आपको कहा था कि बगदाद की लड़ाई हुई नहीं 2003 में, सद्दाम हुसैन की फोर्स लड़ी नहीं, वो उसको उसके जनरल सब लोग को खरीदा हुआ था, वही सीरिया में हुआ। और यह बात असद को ईरान ने कहा था, यह बात खमेनी साहब ने साफ कही कि हमने ये बात उनको कही थी, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो एक तरफ आलोचना भी की, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि सीरिया में जो बशर अल असद है, उनके फादर जो थे, जब 1970 से लेके ये 1980 से लेके 1989 तक जो इराक और ईरान की लड़ाई चली, उस दौरान सीरिया ने ईरान की मदद की थी। जो एक गैस पाइपलाइन जो इराक से यूरोप जाती थी उसको, और सीरिया के थ्रू उसको बंद कर दिया, जबकि सीरिया का उसमें नुकसान था और सद्दाम हुसैन को उससे रेवेन्यू आता था, उसको बंद कर दिया। और उन्होंने कहा कि हम एहसानमंद हैं, लेकिन ये गलतियां भी बेटे की थी। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम इराक में हमको जो समझा जाता है कि हम सद्दाम हुसैन के विरोधी थे, देखिए वो तो इराक ईरान वॉर हुई थी, लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी इरानियन इंटेलेक्चुअल्स का भी कहना था कि हालांकि सद्दाम हुसैन ने अमेरिका के इशारे पे चल के ईरान पे हमला किया था, लेकिन सद्दाम हुसैन बाद में खुद भी मारा गया। अमेरिका इसी तरीके से अपने दोस्तों के साथ यही करता है। यही बात गद्दाफी ने भी कही थी 2008 में, फिर गद्दाफी भी मारे गए। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें ईरान ने कहा कि हमें देखिए एक ऐसी विचारधारा बनानी है, एक वैचारिक, जब तक वैचारिक मजबूती नहीं होगी तब तक कोई क्रांति सफल नहीं हो सकती। और ईरान का यही कंट्रीब्यूशन है, वर्ल्ड हिस्ट्री में इसको माना जाएगा कि जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन की एक आइडियोलॉजी थी, रशियन रेवोल्यूशन की आइडियोलॉजी थी, चाइनीज रेवोल्यूशन की आइडियोलॉजी थी, 1857 की एक आइडियोलॉजी थी बिल्कुल क्लियर कि हमारा मजहब चाहे अलग हो, दीन एक है, हिंदू मुसलमान का दीन एक है। ये जो पूरी एक बेसिक फिलॉसफी थी, ये जो पूरी बात है, वो जिस तरीके से ईरान ने रीडिफाइन किया, और उन्होंने कहा कि इस्लाम जो है वो एक इंसाफ की जंग का नाम है, और जिसको हमास ने 7 अक्टूबर में सिद्ध किया। यह्या सिनवार खुद भी बहुत बड़े फॉलोअर ईरान के रहे हैं। और वो देखिए, और इसमें देखिए शिया सुन्नी की बात खमेनी साहब की आज की स्पीच के परिप्रेक्ष्य में काफी हद तक खत्म हो गई। और आपको बताएं कि नेतन्याहू इतना थोड़ा घबराया हुआ है, उसने यहां तक कह दिया कि हम 7 फ्रंट पे तो लड़ ही रहे हैं। अब आप सोचिए, ध्यान दीजिएगा, 7 फ्रंट पे वो लड़ रहा है। वो कई बार कह रहा है, मैं भी रोज आपको बताता हूं, यमन, गाजा, वेस्ट बैंक 3 हो गए, लेबनान 4, सीरिया 5, अभी वहां पर लड़ाई जारी है, वहां तो इजराइल लेना चाहता है उसको, उसके बड़े हिस्से को। सीरिया 5, इराक 6, ईरान 7। आज नेतन्याहू ने कह दिया एक और फोर्स ज्वाइन करने वाली है, 8वां फ्रंट खोलने वाला है। अब आप सोचिए कौन सा वो 8वां फ्रंट है, कौन सा वो 8वां फ्रंट है। और खमेनी साहब की जो स्पीच हुई उसके बाद, अब ये देखिए, मैं सवाल का जवाब अभी नहीं दूंगा, ये आप गेस करिए कि 8वां फ्रंट नेतन्याहू के खिलाफ कौन सा खुलने जा रहा है। और जो पूरी देखिए, जो खमेनी साहब ने कहा कि हम लोग पूरा हर तरह से जो हमारी लड़ाई है वो हमारी ये लड़ाई चलती रहेगी। और यहां तक जो कल ईरान के मिनिस्टर्स ने कहा था कि इराक पे हमले की तैयारी हो रही है और 11,000 से 12,000 लोग तैयार किए जा रहे हैं, उस पर भी उन्होंने हिंट किया। और इराक की जो फोर्सेस है उन्होंने कहा, और वहां पर भी जो सुन्नी फोर्सेस है जिनके बारे में कल मैं संशय में था, मुझे लग रहा था कि वो पता नहीं कैसे बिहेव करेंगी, उन्होंने भी आज पूरा एक साफ बयान देके इस तरह की बात कह दी है कि हम किसी भी सूरत में विदेशी कोई भी आक्रमण होता है या विदेशी कोई भी फाइटर्स आते हैं, हम उनका समर्थन नहीं करेंगे। और ये देखिए, इराक में अभी कोई, अमेरिका एक सुन्नी रेवेलियन इराक में कराने की कोशिश कर सकता है, लेकिन वहां पर जो सुन्नी ग्रुप है जो पूरी तरह से अभी ईरान के साथ नहीं है, जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं जो अमेरिका के खिलाफ लड़े थे 2003 के बाद बैटल ऑफ फलूजा वगैरह में, वो भी उनका भी ये कहना है कि अब जो भी बदलाव अगर इराक में होगा तो वो हम मिलजुल के हम करेंगे, हम किसी बाहरी फोर्स के, यानी अमेरिका की तरफ उनका इशारा था कि अमेरिका की मदद से हम कोई इस तरह का रिजीम चेंज नहीं करने जा रहे हैं। ये बात इराक की आई है, ये बात कहीं नहीं छपी है, कहीं नहीं छपी है। इनफैक्ट
मैं सरप्राइज था, प्रेस टीवी में भी नहीं छपी है, लेकिन ये बयान आया है, मैंने एक जगह पढ़ा है, और ये अरबिक में बयान है, क्योंकि देखिए वो छोटे ग्रुप्स हैं, उनके बारे में कुछ ज्यादा सुनता भी नहीं, ज्यादा छापता भी नहीं, छोटी छोटी अरबिक वेबसाइट्स में वो कभी कभी उनका बयान छपता है, जो सुन्नी रेबल ग्रुप्स हैं वहां पर इराक में। तो अभी देखिए जो पूरी परिस्थिति है उसमें, अच्छा एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, बड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए अभी दो तीन दिन पहले जो अमेरिका में यूनाइटेड हेल्थ केयर, जो सब बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, उसके चीफ ब्रायन टॉमसन को एक यंग लड़के ने गोली मार दी। अब वो क्या था, उसने बुलेट केसेस में लिखा था डिनाई डिपोज डिफेंड। बुलेट केसेस में उसने ये लिखा, वो वहीं छोड़ दी मारने के बाद, डिनाई डिफेंड डिपोज। अब ये देखिए रेजिस्टेंस का स्लोगन है। अब यहां पर, और या फिर ये यूनाइटेड हेल्थ केयर को उन्होंने एक तंज कसा, क्योंकि यूनाइटेड हेल्थ केयर बड़ा नटोरियस इस मामले में था कि वो 32% रिजेक्शन, जैसे इंश्योरेंस आदमी कराता है एक्सीडेंट का, इसका उसका, बहुत सारी चीजों का, 32% उसका डिनाइल था, मतलब कि वो डिनाई करता था क्लेम्स। और इंश्योरेंस कंपनी सब बहुत बड़ी, मतलब इनके पास ये इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटलिज्म की का बाप है। बैंक्स भी इनके टच में, वो इनकी उसमें रहती हैं। ये आप देखिए, बहुत हॉलीवुड फिल्म्स भी इस पे बनी है और बड़ी पॉपुलर टाइप की, कि बैंक्स को अगर आप लूटिए तो नुकसान इंश्योरेंस कंपनीज का होता है, और इंश्योरेंस कंपनी इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटलिज्म की एक तरह से पूरा मतलब पुरोधा है। तो इसने, इस लड़के ने, लड़का क्या है, आईवी लीग का है, बेहद पढ़ा लिखा आईवी लीग का लड़का, एकदम यंग, नाम उसका ल्यूगी मेंजियोन 26 साल का, और ये उसको आज ही गिरफ्तार किया है अल्टूना पीए में। पीए आई थिंक वुड स्टैंड फॉर पेनिसिल्वेनिया और समथिंग एल्स, शायद पेनिसिल्वेनिया नहीं है, कोई और अमेरिकन स्टेट है। उसको वहां से गिरफ्तार किया, और उसके बाद वो बिल्कुल डिफाइंट है। उसने कहा कि हमने जो किया सही किया, इस वजह से क्या सारी, और पब्लिक सपोर्ट उसको। ये अमेरिका में इस तरह की चीजों के लिए जगह नहीं है कि अगर, लेकिन वहां पर मूड बदल गया है, वहां पर लोग इतना गुस्सा हैं, इतनी नाराजगी है। और किससे नाराजगी? वोकिज्म से। ये जो बाइडेन और कमला हैरिस बड़ी लिबरल बातें करते हैं, ट्रांसजेंडर की बातें करने लगेंगे, इक्वालिटी की बात करने लगेंगे, गेस के बारे में बात करने लगेंगे, लेकिन मिनिमम जो ह्यूमन राइट्स हैं गाजा में, एक इंसान के, एक बच्चे की जिंदगी तुम्हारे लिए, वहां पर ट्रांसजेंडर की बात करने से ज्यादा महत्वपूर्ण, वो भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं, उनको भी तुम इस्तेमाल करके छोड़ दोगे। ये तुम्हारा फेक लिबरलिज्म है। ये जो फेक लिबरलिज्म है, इसके खिलाफ इतना गुस्सा है अमेरिका में, इसीलिए ट्रंप जीता, और इसीलिए इतना सपोर्ट लूगी मेंजियानो को मिल रहा है। देखिए अब ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात देखिए लेबनान पे हम जब आते हैं, लेबनान में इजरायली फोर्सेस वायलेशन कर रही हैं। 2 हफ्ता हो गया है, उन्होंने करीब, पहले ये बात थी कि 100 वायलेशन की, अब हो गया 200 वायलेशन की, अब किसी ने काउंट करना बंद कर दिया, लेकिन अब उन्होंने मारना शुरू कर दिया। आज देखिए एक यंग लड़के को, जो अपने घर वापस आया था साउथ लेबनान में, जहां से इजरायली फोर्सेस 60 दिन में विड्रॉ करना है, तो उसको उन्होंने उसको एक फोन आके वो बाहर आया और उसको ड्रोन से मार दिया। अब इसी तरीके से जो लेबनीज आर्मी है वो खियाम पहुंची अपनी जगह लेने की, भाई खियाम से इजरायलीज हटेंगे तो हम, भाई यही सीज फायर यही है, यूएनओ का रेजोल्यूशन भी यही है। तो ये जो मतलब जिसके तहत ये सीज फायर हुआ है, तो उसमें जो है, जो इजरायली फोर्सेस हैं, उन्होंने लेबनीज आर्मी को मना कर दिया कि हम खियाम में तुम्हें नहीं आने देंगे। अब ये देखिए अजीब सी बात है। और इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं जहां पर इजरायली फोर्सेस ने वहां के सिविलियंस को मारा है, वहां के लोगों को मारा है, बात बात पे गोली चला देते हैं। उधर सीरिया में भी देखिए इन्होंने कई जगह इजरायली झंडे आज फहरा दिए। और सीरिया में जो एचटीएस लीडर है जुलानी, आतंकियों का बाप, इसने कहा है कि हम देखिए अभी युद्ध से थके हुए हैं, हम किसी का विरोध नहीं कर सकते। अब विरोध तुम क्या करोगे? तुम्ही ने इजाजत दी सीरिया को। आपको पता है पूरी डिफेंस कैपेबिलिटी इजराइल ने 3-4 दिन की बॉम्बिंग में बिलियंस ऑफ डॉलर्स, जो मतलब सीरिया को बनाने में सदियों लगे थे, जब से सीरिया आजाद हुआ था 1940s में, उसके बाद से लगातार जो सीरिया ने जो अपना बिल्डअप किया था, उसका 70 से 80% नष्ट हो गया है। पूरा इजराइल ने खत्म कर दिया उसको, खत्म करने दिया एचटीएस ने। एचटीएस क्या कर रही है? एचटीएस
क्या करेगी? अलकायदा के लोग आज निकले अपना काला झंडा लेके। वहां पर एक युवा को ट्रक में बांध के घसीटा गया जब तक वो मर नहीं गया। कितने ऐसे वीडियोज आए हैं 3 से 4 जिसमें सीधे गोली मार रहे हैं। और ये जो सारे जुल्म हो रहे हैं ये आम लोगों पे हो रहे हैं। कोई सीरियन अरब आर्मी का कोई उसमें देख रहा है कि उनका कोई मतलब नहीं है। वो कहीं ना कहीं कुछ जगह उनको ये कहेगी कि तुम अलावाइट हो, तुम शिया हो, तुम सुन्नी हो। इस तरह की सुन्नी में भी अगर उनके सेक्ट के नहीं है जो वो मानते हैं तो वो उनको गोली मार दे रहे हैं। ये ऐसी चीजें आई हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत बड़े स्तर पे हो रहा है, लेकिन सिग्निफिकेंट स्तर पे हो रहा है। इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर ऐसे इक्का दुक्का चीजें होती, बड़े लेवल पे ये हो रहा है क्योंकि जो उनके साथ भीड़ है वो भीड़ जो है वो उन्हीं के लोगों की है। वहां पर सीरिया की जो आम जनता है उसका पार्टिसिपेशन नहीं है। और इस तरह की जातियां होंगी तो जो खमैनी साहब ने कहा कि वहां पर सीरियन रेजिस्टेंस डेवलप होगा जो सीधे वहां की जो मौजूदा सरकार है उसके भी खिलाफ होगा, इजराइल के खिलाफ होगा। दुनिया देख रही है, सीरिया पूरा देख रहा है कि इजराइल को कोई रोकने वाला नहीं है। दमस्कस के वो 20 किलोमीटर रुकी हुई है और वो एक बस इशारे का इंतजार कर रही है अमेरिका के, और वो कभी भी दमस्कस में घुस सकती है। उसके बाद आप देखिए कि आज जो नाब्लस में मैंने बताया कि जो घटना हुई जिसमें जोसेफ स्टूम की तरफ इजरायली सेटलर्स कार में जा रहे थे और कार में गोली मार दी पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस फाइटर्स ने, हमास की फोर्सेस ने, उसको लेके काफी मतलब बहुत अच्छा मैसेज गया है कि देखिए हमास ने क्रिश्चियन साइट्स की रक्षा की। ये आप सोचिए, ये पूरा मैसेज गया है। उसके बाद देखिए जो यहां पर जो सेंट्रल इजराइल में रैमिंग ऑपरेशन हुआ, उसके बाद लेबनान में जितना भी इजराइल ने वायलेशन किए हैं, आज बड़ी घटना हो गई जब 4 इजरायली सोल्जर वहां और घायल हो गए। और ये बात कहां से आई? ये इजरायली हॉस्पिटल से आई कि 4 इजरायली सोल्जर्स हमारे यहां एडमिट हुए। अब उसके पहले देखिए वो जो इंसिडेंट हुआ था जिसमें इजरायली सोल्जर्स दे स्टेप्ड इनटू अ माइन लेड बाय हिजबुल्लाह, उसमें वो उड़ गए थे अभी 2-3 दिन पहले, तो उसमें भी 4 इजरायली सोल्जर्स मारे गए थे। आज भी देखिए 4 इजरायली सोल्जर्स घायल अवस्था में वहां पर इजराइल के अस्पतालों में पहुंचे। उसके बाद देखिए गाजा के अंदर मैंने बताया आपको कि गाजा से जो फायरिंग हुई है वो सीधे सेंट्रल गवर्नरेट जो इजराइल का है वहां पर गिरी, तेल अवीव के आसपास। उसके बाद दूसरी चीज, नेत्जरीम कॉरिडोर पे 3 बार हमला हुआ है। और आपको बताएं फिलाडेल्फी कॉरिडोर पे बहुत दिनों बाद, शायद पहली बार, कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर पे जो इजरायली फोर्सेस हैं उन पे रेजिस्टेंस ने बम्बार्डमेंट किया। तो आप सोच, अच्छा उसी के साथ साथ वो पूरा वीडियो आ गया जबलिया का 28 नवंबर और 6 दिसंबर को, दोनों दिन कितने उन्होंने 3 से 4 मरकबा टैंक्स D9 बुलडोजर मारे। वो वीडियो आया, हमास के फाइटर लेटे हुए हैं, गाना गुनगुना रहे हैं और उसके बाद ऑपरेशन पे निकल रहे हैं और मार दे रहे हैं सीधे फाड़। वो जो 28 नवंबर 6 दिसंबर को हुआ उसका जो जबलिया में, उसके बाद राफा का वीडियो अलग से, जिसमें राफा में जो उन्होंने जो जनीना में जो ऑपरेशन, जो उनका शहीद यहिया सिनवार को श्रद्धांजलि देना, उनका बदला लेना, ये पूरा चल रहा है। वो एक अलग से वीडियो आया, वो करीब 2 दिन पहले का है। और आज फिर वहां घटना हुई जनीना में, जनीना राफा में फिर आज घटना हो गई। यहिया सिनवार के ही नाम पे उन्होंने फिर आज मारा है। उसके बाद फिलाडेल्फी कॉरिडोर का मैं बता रहा था आपको कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर में इजरायली फोर्सेस पहली इतना सहमी हुई हैं उनको। देखिए बहुत दिनों से क्या है कि उधर नॉर्दर्न फ्रंट में सीरियन आर्मी इजरायली आर्मी सीरिया पहुंच गई है। अब गाजा में वेस्ट बैंक में वैक्यूम है, यहां पर आप बुलडोजर चला सकते हैं, आप घर उड़ा सकते हैं। जैसे आज बड़ा ब्लास्ट जबलिया में इन्होंने किया, इजराइल ने कई घरों को उड़ा दिया, करीब नागरिक कई मारे गए। एक महिला जो पत्रकार है, डॉक्टर है, वो भी मारी गई। कई डॉक्टर्स भी उसमें, हेल्थ केयर वर्कर्स, आप जानते हैं कितने मारे, 100 के ऊपर मारे जा चुके हैं। ये सारी चीजें वो कर सकती है, लेकिन जब लड़ने की बात आएगी, जब दूसरी तरफ आपके सामने रेजिस्टेंस होगा हथियार लेकर, तब क्या करोगे नेतन्याहू? आज तुमको दिखा दिया है हमास ने कि तुम्हारी औकात क्या है। तुमको बोलना पड़ा कि 8वां फ्रंट खोलने जा रहे हैं। 8वां फ्रंट किसका होगा आप गेस करो, इस बात को आप गेस करो किसका होगा। लेकिन सिचुएशन बदल गई है, फिर से पूरी तरीके से एक्सेस ऑफ रिस्ट, अभी मैं नहीं कहूंगा कि उसके हाथ में पूरी तरह से इनिशिएटिव आ गया, लेकिन उसकी तरफ पेंडुलम घूमना शुरू हो गया है।
ग्राउंड पे जो एक्शंस हैं, हिजबुल्लाह ने देखिए आज मारा लेबनान में, इजरायली वायलेशंस को पूरा वो करते हुए, दरकिनार करते हुए, और इस बात को भी दरकिनार करते हुए कि हिजबुल्लाह के ऊपर डबल नजर है। इजराइल वायलेट करे तो अमेरिका कुछ नहीं कहेगा, हिजबुल्लाह जरा सा कर दे तो हाय तौबा मच जाएगी। तब भी हिजबुल्लाह मार रहा है, पहले भी मारा उसने, आज भी मारा। उसके बाद हमास ने जो किया वो तो आपके सामने है। और इराक से और यमन से भी लगातार, यमन ने देखिए कल 3 ऑपरेशंस किए, मैंने जो वीडियो बनाया था उसके बाद, और उन्होंने भी जो यामने एरिया है अशदोद का, वहां पर मार की, वहां पर ड्रोन से मारा। तो यमन भी देखिए एक्टिव हो गया है फिर से, इराक भी फिर से एक्टिव हो गया है। मैं इसलिए सेफली कह सकता हूं कि परिस्थिति बदल गई है, और अब आने वाले दिनों में एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस धीरे धीरे और मजबूत होगा, और सीरिया में एक रेजिस्टेंस फोर्स पैदा होगी, और फिर पूरे इलाके में, और वो 8वां फ्रंट कौन है वो तो खैर वक्त बताएगा। इसी के साथ धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।